हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आजकल काफी ह्यू एंड क्राई चारों तरफ मचा हुआ है भारत के पॉलिसीज को लेकर के। कभी न्यूज आती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से, और कभी कनाडा और बहुत सारे और नेशंस जो है, वेस्टर्न एलाइज एंड नेशंस, particularly claiming that Indian spies, uh, a member of RAW, intelligence beings of India, RAW, is involved into the spying and killings of many separatists. India said that they are the separatist and militant peoples. बहुत सारी जगहों पर ये चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें खालिस्तान पर्टिकुलरली एक इशू है, जिसमें जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, सॉरी टू नॉन रेसिडेंट बट इंडियन ओरिजिन, पीपल्स इंडियन ओरिजिन जो है, वो जो फॉरेन स्टेट्स में जहाँ रह रहे हैं वहां पर रेज करते हैं खालिस्तान के इश्यूज को। कुछ चंद लोग हैं खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर ये चीजें दुनिया की किसी और नेशंस में हो रही होती और बाइफर्केशन और डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न नेशंस, ऐसे रेसिप्रोकल वाइस वर्षा चीजें हो रही होती, सपोज करो इंडिया के अंदर ये चीजें हो रही होती और यूएस के खिलाफ, तो क्या यूएस इसको बर्दाश्त करता? नहीं, तो वो भी कुछ ना कुछ एक्शंस लेता। एज इंडिया इज टेकिंग, इंडिया इज इंटाइटल्ड टू protect itself from foreign interference. अब जब वो फॉरेन सिटीजन्स हो गए, उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में डिस्टर्बेंस करना, उन स्टेट्स की आउट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन जाकर के चीजों को करना है। ये स्टेट अननेसेसरीली सपोर्ट कर रहे हैं मोरली, पॉलिटिकली, और इनको अपने यहाँ पनाह दे रखी है, सेफ हेवन जिसको कहते हैं। सो एक बहुत ही ये बड़ा इशू है, बन गया है, जो कि अननेसेसरी इशू है। ये अनफॉर्चुनेट भी है कि इस तरह से चीजें हो रही हैं। देखिए, फ्रेंडली नेशंस, वेस्टर्न नेशंस जो हैं, भारत की फ्रेंडली नेशंस नहीं है ना। आज हम अगर उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ड्यू टू द रीजन ऑफ कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है भारत की वेस्टर्न नेशंस के साथ, नीड बेस्ड रिलेशनशिप है और इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। भारत को आप अगर इतिहास में देखें, तो भारत हमेशा से, जब से इसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखा, मीन्स ये है कि किसी का फुट सोल्जर बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान ने सरेंडर किया, उसको उसके फेवर में काफी फेवर्स मिले, लेकिन फिर भी उसको यूटिलाइज नहीं कर सका पाकिस्तान। इंडिया को आज जो वेस्टर्न नेशंस की सपोर्ट मिल रही है, उसके पीछे पर्टिकुलरली एक ही इश्यू है, चाइना इश्यू। और इस रीजन में केवल एक ही नेशन है जो चाइना को कंटेन करने की स्ट्रेंथ रखता है, वो इंडिया है। एंड एवरीबडी नो दिस। और इंडिया की अगर कैपेसिटी इंप्रूव कर दी जाए, कैपेबिलिटी इंप्रूव कर दी जाए, तो डेफिनेटली इंडिया चाइना का काउंटर वेट बन जाएगा। और अगर चाइना इशू सॉल्व हो जाए, जिस तरह सोवियत इशू सॉल्व कर दिया यूएस ने,
है ना? अब रशिया इसमें से विक्ट्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और कल मैं सोचते-सोचते इस कन्क्लूजन पे पहुँचा कि ये वॉर जो है ये कंटिन्यूअस विल गो एंड ऑन, ये रुकेगी नहीं। वेस्टर्न नेशंस के पास इतना पैसे तो हैं, इतनी इकोनॉमी उनके पास है कि वो $100 बिलियन डॉलर नहीं, ईयर टू ईयर 10, 20, $50 बिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट कर देंगे। 900 बिलियन डॉलर से ज़्यादा डिफेंस बजट है यूएस का। उसमें से $50 बिलियन अगर देता रहा और 27 नेशंस ईयू है, वो भी अगर मिल के 1-1 बिलियन भी देते रहे तो 27 बिलियन ये हो जाएगा। नहीं, 100-100 बिलियन डॉलर अगर यूक्रेन को मिलता रहा, रशिया को यहाँ पे फँसा के रखना, उसकी स्ट्रेंथ को जब वॉर हो रही है तो स्ट्रेंथ पीक होती है। नहीं, अगर वॉर होने से उसकी कितना भी ताकतवर नेशंस क्यों ना हो, अगर वो ड्यूरिंग वॉर में है, नहीं, तो उसको उसकी हानि हो ही रही है। ह्यूमन पावर उसमें जा रहा है, किल हो रहे लोग, सोशल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, ये सर्वाइवल नहीं है। इसके रिपरकशंस इसको 20-30 साल बाद देखने होंगे। आज इसको जो देखा जा रहा है रशिया को, इसकी इकोनॉमी ठीक है, सस्टेन कर रही, दैट इज़ नॉट सस्टेनिंग। नहीं, इसके रिपरकशंस आगे चल के होंगे और वेस्टर्न नेशंस यही चाहते हैं कि रशिया को ब्रेक किया जाए। नहीं, जिससे यूरोप सिक्योर फील कर सके, क्योंकि रशिया अगर इतना बड़ा है और इतना स्ट्रेंथफुल है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये एक सारे इश्यूज बनते हैं इस इंटरनेशनल एरिना में। और इंडिया और चाइना को कंटेनमेंट करने की जो पॉलिसी है, आप उसको अगर देखें तो केवल काउंटर वेट इंडिया है। इसलिए इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वेस्टर्न नेशंस काम कर रहे हैं। अगर चाइना को उसने कंटेन कर लिया बाय वेरियस मीन्स थ्रू जो भी मैकेनिज्म कर ले 10, 20, 50 सालों के अंदर में आगे चल के, ये तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, है ना? यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, जिसमें से यूएस और उसके वेस्टर्न एलाइज जो हैं, यही इस पे रूल करते आएंगे, जिससे कि अभी तक 75 सालों से होता आ रहा है। जिससे नाटो लेड सिस्टम जो बना हुआ है, यही इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम और यही लोग इंटरनेशनल सिस्टम जो बनाए हुए हैं, यूएन का सिस्टम वगैरह वगैरह, ये टोटली उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है। ये सिस्टम बाकी दुनिया के लिए नहीं है। ये यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का मैकेनिज्म है यूएन, है ना? तो आप इसको इस तरह ना देखा करें कि यूएन जो है एक कोई इंटरनेशनल सिस्टम है जो जस्टिस करने के लिए बनाया गया है। दैट इज नॉट द केस। वो इसलिए बनाया गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट और उसके अलाइज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके, है ना? और उनकी जो सुप्रीमेसी है वो मेंटेन रख सके। और वो ये जानते थे कि कोई भी नेशंस पैरेलली नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। जो आपको डब्ल्यूटीओ दिखते हैं, वर्ल्ड बैंक दिखता है, ये सारे इंस्टीट्यूशनल हेजिमोनिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं जो फेयर इंस्टीट्यूशंस हैं, डिजाइंड है। ये वर्ल्ड बैंक में कभी भी दूसरे वेस्टर्न एलाइज के, वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा कोई दूसरा आदमी उसका चीफ बन ही नहीं सकता। उन्हीं का सिटीजन बनेगा एग्जीक्यूटिव, और उनके पास वोटिंग पावर्स 50% से ज्यादा उन्हीं लोगों के पास है। वर्ल्ड बैंक के, डब्ल्यूटीओ टाइप इंस्टीट्यूशंस, हर जगह उनका कंट्रोल है पूरी तरह से। तो आप समझिए, जब आपको वोटिंग पावर नहीं है, मीन्स आपकी से नहीं है उन इंस्टीट्यूशंस में, है ना? तो जब आपकी से नहीं है तो आप केवल क्या है, सब सर्विएंट हैं, है ना? उनकी पॉलिसीज बनाई गई, उसकी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू चीजों को गवर्न करते हैं। ये सिस्टम है। आप देखिए इस पूरे फेयर सिस्टम, कौन सा नेशन है जो बाहर निकला? 1945 के बाद से मुझे बताओ कि कौन नेशन है जो प्रॉस्परस हुआ, एक्सक्लूडिंग चाइना। अब लिटिल बिट थोड़ा सा इंडिया भी टेक ऑफ पोजीशन में आया हुआ है। नहीं, अभी फ्लाइंग पोजीशन में नहीं, अभी टेक ऑफ पोजीशन में है। नहीं, भारत का जो प्रोजेक्शन है वो बताया जा रहा है कि 47 में, 50 में, नहीं ना, 2047 और 50 अभी काफी साल है, 2025 तक। नहीं,
2050 तक, है ना। तो काफी कुछ इसमें है करने के लिए, केवल भारत का प्रोजेक्शन है ये। और अगर ये निकलता है जैसा कि कैपेसिटी डेवलप किया जा रहा है भारत का, तो भारत भी एक पोल बन के निकलेगा जिसमें फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा दुनिया। और मल्टीपोलर वर्ल्ड ही मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, फिर ये सही दिशा में सिस्टम चलेगा। यूनिपोलर वर्ल्ड जो होता है जिसमें एक ही प्लेयर होता है, वो मीन्स आप समझ लीजिए एक ही प्लेयर है तो अनजस्टिफाइबल बैलेंस कौन करेगा उसको, है ना। इवन रिफॉर्म की भी जो बात चल रही है, ये भी एक बहुत लेजिटिमेट इश्यू है, होना चाहिए, लेकिन इसको होने नहीं दे रहे, है ना। अब भारत के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इस समय कि भारत जो है स्पाइंग कर रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है इन वेरियस स्टेट्स में जाकर के, सीक्रेट फाइल्स चोरी कर रहा है ना। जैसा कि एबीसी, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर और कॉरपोरेशन है एबीसी, उसने एलिगेशंस लगाए अभी 4 दिन पहले न्यूज में किया उसने। तो उसने एलिगेट किया कि भारत जो है वो डिफेंस डिफेंस डिजाइन मैकेनिज्म डिजाइन, जो एयरक्राफ्ट का डिजाइन है, मिसाइल डिजाइन, जो भी डिजाइन था उसको चोरी करने के एलिगेशंस उसने लगाए हैं। तो मिसेस जो डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया की, पेनी बोंग, उन्होंने कहा कि भारत हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉप टायर पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, और हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ओवरऑल रिलेशनशिप अच्छा है। और अगर ऐसा कुछ स्पाइंग है, मैकेनिज्म है, तो हमारे पास लॉ बने हुए हैं, दैट लॉ विल डील इट। ओके, सो उन्होंने ओवरऑल चीजों को मैनेज करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम इंटेलिजेंस के नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंटेलिजेंस के इश्यूज हैं उसको पब्लिकली हम डील नहीं करते, है ना। तो अगर मे भी कोई इश्यू है तो इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्टली वो बात कर सकते हैं, करेंगे ना। कनाडा की तरह नहीं है कि यू नो ह्यू एंड क्राई पार्लियामेंट में पब्लिक डिबेट बना दो उसको, मालदीव की तरह उसने पब्लिक डिबेट बना दी हर चीज को। अगर किसी के पास कोई इशू है, दैट्स वेरी नाइस थिंग, है ना। जिसके पास जो इशू हो, दिल्ली दूर नहीं है ना, आप फोन कर सकते हैं, आ सकते हैं, भाई बता सकते हैं। और भारत ऐसा कोई पहला इन्वेंशन करने वाला नहीं कि उसने स्पाइंग किया है, हमें इसके लिए शर्माने की जरूरत नहीं है ना। स्पाइंग कौन नहीं करता, वो कहाँ नहीं हुआ, आज पहली बार है जिसने भारत ने किया ये। हर नेशन इंटाइटल्ड है, हर नेशन इंटाइटल्ड है अपने प्रोटेक्शन के लिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे मिलेगी, वो एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन हर नेशन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटाइटल्ड है, और इंडिया टू। नहीं, कौन क्या है, क्या बोल रहा है, किस तरह हमारे बात तो करता है, लेकिन आगे उसके पीछे क्या करता है, ये सारे इंटेलिजेंस जरूरी है, अदरवाइज रिलेशनशिप ट्रस्ट बेस्ड कैसे बनेंगे। अब देखिए एलिगेशंस जो यूएस की तरफ से हैं, मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जब जर्मनी गए थे अभी कौन से सिक्योरिटी, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे बैठ करके जयशंकर साहब और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर थी और ब्लिंकन साहब थे, तीनों लोग थे। तो उन्होंने मिस्टर जयशंकर ने वहां असर्ट करते हुए कहा कि मैं स्मार्ट इनफ हूं, है ना, और टू मैनेज द रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेट्स, सो द वेस्ट शुड एडमायर इंडिया। इन्होंने ये चीज बोली, और उसी एडमिरेशन के तहत भारत की इमेज को टर्निश करने की जो मैकेनिज्म है, ये मैं देखता हूं। नहीं, भारत का एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ड्रॉ की गई, 47 तक ये होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, डिफेंस में आगे बढ़ेगी। भारतीय डायस्पोरा पर भी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं कि स्पाइंग करते हैं,
क्योंकि इमेज डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्टली कोई स्टेट ने डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं किया भारत के साथ। मिस्टर पन्नू का जो इशू है उस पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिकन इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल में आपको बता दूं, इसने इराक में वो जो एक था आदमी, इराक का पहले लीडर था, जिसने कहा था कि एटॉमिक बम उसने बनाने शुरू कर दिए हैं, डिक्टेटर काइंड ऑफ समथिंग। लेकिन वहां पे एटॉमिक बम जब इन्होंने इराक को डिसमेंटल किया तो उसको मिला नहीं। इंटेलिजेंस की तो बात है नहीं, यूएस के इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वो कह रहे हैं कि हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसमें मैंने गैदर किया हुआ है और भारत के लोग इसको पन्नू को किलिंग में इन्वॉल्व है। अब है तो इंटेलिजेंस, फैक्ट तो थोड़ी है। नहीं, भारत ने भी कमेटी बना रखी है कि चलो ठीक है, इसको एग्जामिन करेंगे कि आपका एलिगेशन है तो हम उसको एग्जामिन करते हैं। आप कुछ फैक्ट्स देंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। और एनआईए के, सॉरी, एफआई कौन सा यूनिट है, वो इंटेलिजेंस यूनिट है यूएस की। तो उसके भी चीफ 2 बार भारत आ चुके हैं इस रेफरेंस में। सो भारत ने भी कहा कि देखिए ऐसा है कि जो खालिस्तानी पीपल्स हैं जो हमारे काउंसलेट्स पर अटैक करते हैं, इंडियन मिशंस पर अटैक करते हैं, और फिर उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनको हैंडल किया जाए इंडिया को। सो फिर ये दोनों में ठन गई है। अब क्योंकि वो यूएस सिटीजन है और यूएस सिटीजन्स को एक्सपैट्रिएट वो कर नहीं सकते किसी दूसरी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये असर्ट कर रही है कि उनको हमारे पास भेजा जाए, जिन्होंने हमारे काउंसलेट्स पे हमले किए। फिर दोनों के बीच बन बैठी है। नहीं, अब देखिए क्वाड मीटिंग जो थी, क्वाड ग्रुपिंग की मीटिंग अब उतना वार्म नहीं हो रही है ना। 2+2 डायलॉग पहले शुरू हुए थे 2021 से, लगातार शुरू थे डिफेंस, नहीं, 2+2 डायलॉग वेरियस नेशंस के साथ। लेकिन आजकल कोई डायलॉग वायलॉग नहीं हो रहा। मिस्टर जनवरी में ही 26 जनवरी को बाइडेन को बुलाया था प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन वो आया नहीं। तो विद द सेम रेफरेंस फ्रांस को बुलाया गया, क्योंकि फ्रांस भी एटोनॉमी की बात करता है और फ्रांस बेहतरीन फ्रेंड है। फ्रांस कैन बी ट्रस्टेड। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट 98 में किया था तो फ्रांस वाज द नेशन हु एक्चुअली सपोर्टेड इंडिया। एंड आफ्टरवर्ड्स जब टेस्ट हुआ मई में, तो उसके नवंबर दिसंबर में उसने आकर के 25 साल एग्रीमेंट किया भारत के साथ, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, है ना, जिसको अभी हमने सेलिब्रेट भी किया इसी साल या पिछले साल किया था, इसी साल शायद किया जब वही बुलाया गया था। 25 साल एग्रीमेंट और फिर फर्दर 25 सालों की और भी फ्रेमवर्क बना दिया गया है कोऑपरेशन का, है ना। तो ये भी फ्रांस एक बेहतरीन पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर है वेस्टर्न नेशंस में। और रशिया भी हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। और इजराइलीज भी हमारे, कुछ हम फ्रेंड को बता रहे हैं कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, बेहतरीन फ्रेंड्स हैं। इजराइल भी हमारा फ्रेंड्स है। लेकिन इजराइल का जो अभी एक्ट है, वो फ्रेंड डजंट मीन दैट हर एक्ट आपके फ्रेंड का अच्छा ही होता है ना। ये बात ऐसा भी नहीं है, फ्रेंड मीन्स फ्रेंड तो है, लेकिन वो अभी जो काम कर रहा है, जिस तरह वो काम कर रहा है, वो कंडेमेबल है, उसे हमने कंडेम किया है और हम उसको सपोर्ट नहीं करते। तो वेस्टर्न नेशंस आजकल इमेज जो है भारत की, वो टर्निश करने में लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो मिस्टर जयशंकर ने कहा कि हम ऑटोनॉमी और एडमायर करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स तो फिर एडमिरेशन कैसे मिल सकता है। हमारा ग्रोथ, हमारा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बढ़ते हुए देखा हुए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर हूँ, तो जिसका एक अलग पिलर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत देखने की जरूरत है। हमें डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है और हम नहीं होंगे एपोलोजेटिक, ठीक है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मारेंगे भी, हमें जरूरत पड़ेगी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, हम जो भी पॉसिबल वे हो सकता है करेंगे। नहीं, हम साफ बात करना चाहते हैं और हमारी स्ट्रेटजी, हमारी पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो
जो गलत कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्टिविटी में हैं, उनमें दहशत होनी चाहिए, है ना? कि अगर हमने इस तरह टेरर किया तो विल बी पनिश्ड, है ना? हम उसे पार्डन नहीं करेंगे, है ना? तो ये हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक? और शायद भारत ने मैसेज दे दिया है इस समय। पुरानी गवर्नमेंट थोड़ा कोऑपरेट करती थी, लेकिन मोदी सेकंड में 2.0 में काफी असर्टिव हुई है। और मे बी कि आगे जो आएगा गवर्नमेंट फिर से, तो उसमें और असर्टिव हो जाए गवर्नमेंट। और जबकि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, नहीं, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो हम सॉवरेन कैसे हैं, है ना? और ये टेररिस्ट इमेज करने की कोशिश की जाती है, इसमें हम सिंपैथेटिक नहीं है, हम अपोलोजेटिक नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।